हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका, कैप्टन जिले सिंह अकेडमी के चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आपके अपकमिंग एग्जाम एयरफोर्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी एकेडमी ने आपके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की है। आने वाले आपके एग्जाम की जैसे 17 मार्च से शुरू होने वाले हैं, उससे पहले पहले हमारा टारगेट होगा कि हम आपको 10 से 15 मॉक टेस्ट सोल्व करवा दें। जो पहला मॉक टेस्ट है वो मैं आज आपको सोल्व करवाऊंगी, जो सेम पैटर्न पर होगा जो आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। आप इन एग्जाम के हेल्प से आप अपने परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकते हो, बूस्टअप कर सकते हो लास्ट टाइम पर। तो सोल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डायमेंशन इक्वल टू प्रेशर। ये पूछ रखा है भाई, प्रेशर की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होंगी। तो आपको सोल्व कैसे करना है, डायमेंशन है। एक तरीका तो कहता है कि आप प्रेशर की डायमेंशन निकालो, फिर बाय ऑप्शन हर एक की डायमेंशन निकाल के देखो। दूसरा है कि एक बार ये देख लो क्या प्रेशर का इनमें से किस फॉर्मूला के जैसा बन सकता है। तो प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसने सारी टर्म एनर्जी की टर्म में दे रखी है, तो क्या हम फोर्स से एनर्जी बना सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? फोर्स इंटू अगर मैं लेंथ कर दूं, नीचे भी अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फोर्स इंटू जो लेंथ होता है वो होता है आपका वर्क पर यूनिट वॉल्यूम। और वर्क भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यानी प्रेशर का किसके बराबर और हो सकता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कार्नोट इंजन से। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कार्नोट इंजन। एग्जाम में अब तक हर बार एक क्वेश्चन कार्नोट इंजन से आता है। क्या है, हीट सप्लाइड एंड द वर्क डन ऑफ ए कार्नोट इंजन आर 4 किलो जूल एंड 2 किलो जूल। आपको हीट सप्लाइड दे दी, हीट सप्लाइड दे दी तो बेटा क्लास में भी बताया था कि वो क्या होता है आपके पास Q1। Q1 आपको कितना दे दिया, 4 किलो जूल। वर्क कितना है, 2 किलो जूल। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर भी बताया था बेटा क्लास में कि मिनिमम टेम्परेचर जब भी बोल दे तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, T2 की। T2 कितना है भैया, 127 डिग्री सेल्सियस। इसी को केल्विन में करोगे तब क्या करते हो, 273 ऐड, कितना बन जाता है ये, 400 केल्विन। क्या पूछा है आपसे, मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन ऑप्शन किस में है, सेल्सियस में। यानी जो फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं, हम किसका फॉर्मूला है, एफिशिएंसी का, ईटा क्या होता है, W/Q1 क्या होता है, 1 माइनस का T2/T1। टेम्परेचर यहाँ भी होता है केल्विन में, यहाँ भी होता है केल्विन में। यानी अगर हमारा ऑप्शन से अगर हम सोल्व करेंगे, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पहले केल्विन में, उसको आपको किस में सोल्व करना पड़ेगा, सेल्सियस के अंदर। फिर ये देखना पड़ेगा इनमें से हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है। क्या करना है, W दे रखा है आपको 2, Q1 दे रखा है कितना, 4, 1 माइनस का T2 कितना दे रखा है भाई, 400, T1 है। यहां से क्या कर सकते हो तुम, डायरेक्ट कर सकते हो क्या, 400/T1 किसके इक्वल आ रहा है, 1 माइनस का 1/2 यानी हाफ। तो क्या मैं T1 को 800 केल्विन लिख सकती हूँ इस कैलकुलेशन से, बिल्कुल। लेकिन 800 केल्विन तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है, सारे सेल्सियस में। इसका मतलब जो आंसर आपका आया है आपको वापस चेंज करना होगा किसमें, सेल्सियस में। क्या करोगे, वापस 273 सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 527, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। यहां से आपको देखो 3-4 चीजें एक साथ समझ में आए। क्या, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W/Q1, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस का T2/T1। T2 हमेशा कम टेम्परेचर होगा, T1 हमेशा क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर। एक हमेशा टेम्परेचर को माइंड में फिक्स कर लो, हमेशा केल्विन में रखोगे रेशियो, क्योंकि बराबर नहीं होते सेल्सियस के और केल्विन के। और ये क्वेश्चन यहाँ पर इसी पैटर्न से कभी तो आपसे एफिशिएंसी पूछ लेता है, कभी हीट पूछ लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ही आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm, जिसको आपने डिप कर दिया है एक लिक्विड के अंदर, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है कितनी, 0.8। लिक्विड राइज करता है 15 mm से, एंगल ऑफ कांटेक्ट दे दिया कितना, 0। आपको बताना है सरफेस टेंशन कितनी होगी लिक्विड में। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार सोल्व करके देखो। फॉर्मूला मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। फॉर्मूला हमारे पास H होता है आपके पास 4 सिग्मा कोस थीटा
रो जी डी। एच क्या है आपके पास, हाइट। सिग्मा है सरफेस टेंशन जो आपको निकालनी है। थीटा इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 0 डिग्री दे रखा है। रो, रो मतलब डेंसिटी। डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बस इतना दिमाग लगाना था, बाकी सारी वैल्यू दे रखी थी। जी कितना होता है आपके पास 9.8। डी आपको क्या दे रखा है, क्या उसने डायमीटर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कितना है, 2 mm। क्या आपको हाइट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी होगी। कितनी अराइज कर रहा है, 15 mm से। mm को भी किस में कन्वर्ट कर लोगे, सिंपल मीटर में। वैल्यू जस्ट पुट करो, क्या आप यहां से सिग्मा निकाल सकते हो, निकालो फटाफट। जब आप यहां से निकालोगे सिग्मा की वैल्यू, तो आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 0.058 समथिंग, यानी 58 समथिंग का मतलब है अप्रोक्सीमेट आ गई 0.06। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा, 0.06। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रखा है कि आप ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, कब, अगर हमने सेपरेशन वो कम कर देंगे। किस केस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। कितने कम कर रहे हो आप इसके अंदर, हाफ। तो हमें ये बताना है पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल ज्यादा, मतलब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो जिसको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है पोटेंशियल का, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट, यानी पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के। डी क्या होती है, सेपरेशन। सेपरेशन हाफ हो गई तो जी पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, हाफ। यानी हम क्या कह देंगे, डायरेक्ट ऑप्शन डिक्रीज्ड। कितना डिक्रीज्ड, पहले से हाफ। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन पूछ रखा है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे छोटा है, सबसे मार्क्स स्कोरिंग में भी अपने आप में कंप्लीट एक वेटेज रखता है। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, चाहे माइक्रो ये कह देगा सिंपल ईएम वेव दे देगा, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ वेवलेंथ के, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के लगाओ, या ई और बी का सिंपल रिलेशन दे देगा वो जो पूछ लेगा। यहाँ पर भी वही है कि रिलेशन है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, आपको ये बताना है। क्लास में भी हो चुका बेटा ये टॉपिक, क्या होता है ई और बी के बीच का रिलेशन। ई बाय बी होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। यहाँ पर ई और बी का है मैग्नीट्यूड, यानी ई नोट बाय बी नोट क्या होता है, सी। इसी को आप एक सिंपल मीडियम के लिए, मतलब वैक्यूम के लिए आप लिख सकते हो म्यू नोट बाय एप्सिलॉन नोट। जहां पर आपको पता है ई नोट और म्यू नोट ये हमारे पास क्या होते हैं, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। तो क्या ये रिलेशन रख लोगे याद, ये क्या होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। कई बार तो ये ऑप्शन दे देता है, कई बार आपको सी के रिलेशन में भी दे सकता है, कई बार ये भी कह सकता है ई नोट इक्वल टू बी नोट सी, या ई नोट इक्वल टू बी नोट बाई सी। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको ये रिलेशन ध्यान होना चाहिए। कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वेरिएशन का आपको ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, ग्रेविटी और डिस्टेंस के साथ। तो पहले तो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज लेके आओ, आप लोगों के पास जो ग्रेविटी होती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, छोटा जी कितना होता है, 0। सरफेस के लिए कितना होता है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी आप डेप्थ में जाते हो तब जी डैश हमारे पास क्या आ जाता था, जी इंटू 1 माइनस का डी बाई आर। किसी एक पर्टिकुलर हाइट के लिए क्या होता है, जी अपॉन में 1 प्लस का एच बाई आर का होल स्क्वायर। अगर स्मॉल हाइट है तो इसी जी डैश को हम लिख देते थे जी इंटू 1 माइनस का 2h बाई आर। करते थे, ये टॉपिक भी हमने क्लास में किया है। इस ग्राफ को आप कैसे बना सकते हो, सपोज करो मैं सेंटर ऑफ, मतलब जी और डी के बीच में आपको बनाना है, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, अगर मैं सेंटर को इसको मानू अर्थ का, तो इसका मतलब 0 से शुरू होना चाहिए, एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। सरफेस के ऊपर क्या है, मैक्सिमम, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीजिंग। कुछ किताबों में ऐसे बना रखा है जो सही है, कई बार क्या होता है हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे भी चेंज कर देते हैं, तब भी ग्राफ आपका क्या होगा, सही। इस केस में उसने क्या कर रखा होता है, यहां पर मान लिया अर्थ का सेंटर, मतलब उसने अब अर्थ को ऐसा कंसीडर कर लिया,
इस केस में अर्थ को कंसिडर कर रखा होता है ऐसे, तो दोनों ही ग्राफ क्या होंगे, सही। आपको ध्यान ये रखना है कि एक बार नीचे से शुरू होना चाहिए 0 से, फिर एक मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, डिक्रीजिंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्टोक्स फॉर्मूला के अंदर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो कि स्टोक्स फॉर्मूला के अंदर -6 सब कुछ दे भी रखा है उसने, फॉर्मूला ये पूछा है सिर्फ ईटा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ईटा होता है हमारे पास विस्कोसिटी, यानी बी और सी दोनों ही वर्ड क्या है, सही। ईटा क्या रिप्रेजेंट करता है, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने सिंपल कह रखा है आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है कि कोयल का, मतलब आपको एम दे दिया, कितना है भैया, 5 हेनरी। करंट का चेंज कर रहा है 0 से 5 एम्पियर, यानी चेंज इन करंट, यानी आपको डी आई दे दिया, कितना, 5 एम्पियर। कितना टाइम है, 10 सेकेंड, 10 की पावर -3 सेकेंड। आपसे ईएमएफ पूछ लिया सेकेंडरी कॉइल में, तो क्या नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला है। करना क्या था, कुछ भी नहीं है। ईएमएफ होता है किसके इक्वल, एम डी आई बाई डी टी। क्या सारी वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल, 5 × 5 अपॉन में 10 की पावर -3, यानी ये क्या बनेगा आपका 25,000। इसी को आप लिख सकते हो 25 किलो वोट, यानी ऑप्शन सी सही था। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जो विद इन द, बस आपको फॉर्मूला पता होगा और आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन द मिनट क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक है, क्या है, मीन लाइफ है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, आपको मीन लाइफ दे दिया, ठीक है भाई, लिख लो टी मीन, कितना है 50 डेज। हाफ लाइफ पूछी है, तो अगर तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन पता है टी मीन और टी हाफ का, तो ये कैलकुलेशन आप विद इन द मिनट कर सकते हो। क्या होता है हमारे पास रिलेशन, मीन कह रखी है और हाफ पूछी है, तो क्या आप लोगों को फॉर्मूला पता है, टी हाफ कितना होता है, 0.693 इंटू में क्या होगा हमारे पास, टी मीन। क्या कैलकुलेशन कर दोगे, जस्ट मल्टीप्लाई तो करनी है, कितना आ जाएगा हमारे पास, 34.65 डेज। अगला क्वेश्चन आपके पास एसआई यूनिट है करंट की, तो ये है पहले चैप्टर से क्वेश्चन, जहां पर आप 5-7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हो। तो क्या क्या रखा है इसने, एसआई यूनिट बताओ, कई बार वर्ड यूज कर सकता है, एमकेएस यूनिट बता दो, तब भी आंसर क्या होगा, सेम। क्या होते हैं करंट के एसआई यूनिट, एम्पियर। डिनोट किससे, सिंबल भी क्या होता है, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है, तो जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर दे रखे हैं उनके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का आंसर था एम्पियर सही। नेक्स्ट आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो इसमें तो पूछ लिया हमने मैक्सिमम वेवलेंथ, ऐसे पेपर में पूछ सकता है मिनिमम, कई बार कह देगा फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आपको सिर्फ एक सीक्वेंस याद हो, क्या, आर एम आई, रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल या फिर लाइट कह लो, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की, जैसे ही नीचे जाओगे वेवलेंथ क्या होती है, कम। इसने कहा है इनमें से किसकी ज्यादा है, तो रेडियो वेव तो है नहीं ऑप्शन में। उसके बाद देखो रेडियो वेव के बाद सबसे ज्यादा किसकी होगी, माइक्रोवेव की, तो ऑप्शन सही किसका होगा, माइक्रोवेव। ऐसे ही अगर आपसे कह देता सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो अगर फ्रीक्वेंसी कहता तो किसकी होती, गामा की। सीक्वेंस याद रखनी है, ईएम वेव की सीक्वेंस से ही क्वेश्चन होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होगा। कई बार तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे देगा, या नाम की सीक्वेंस दे देगा, कह देगा इनमें से कौन से अरेंजमेंट सही है, तो ये ध्यान रखनी है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है आपके पास, द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड,
एस्केप वेलोसिटी आपको प्लेनेट की बतानी है जिसका मास ट्वाइस है अर्थ से और रेडियस क्या है हमारे पास हाफ। तो सिंपल पता है आपको, वी एस्केप क्या होता है भाई, अंडर द रूट 2gm/r। इसकी वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब कोई और प्लेनेट होगा, हमें नहीं पता भाई कौन सा प्लेनेट है, सपोज करो उसके लिए वीईपी लिख लो, अंडर द रूट 2 टाइम्स जी। उसका मास कितना है अर्थ का 2 टाइम्स, यानी 2m कर दो क्योंकि ऊपर ई है, आर ई। रेडियस क्या है इसका हाफ, यानी आर ई इंटू में आ गया 2, 2 2 4, तो क्या ओवरऑल 2 बाहर आ जाएगा 2, बाकी सेम चीज बन गई तुम्हारे पास GME/RE। क्या ये वैल्यू 11.2 दे रखी है, डायरेक्ट क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड क्या बन गया हमारे पास 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन क्या था इसका, सही था। डायरेक्ट फॉर्मूला है, जस्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, बस आपको अप्लाई करना है, आपको कैलकुलेशंस करनी है। अगला है सीजीएस यूनिट। देखो वर्ड को ध्यान से समझो, सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती क्या है, क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, पी से डिनोट करते हो, क्यू इंटू 2a सेपरेशंस, क्यू होती है कोलाम, मतलब एक तरह से चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट होते हैं कोलाम, सीजीएस यूनिट क्या होती है स्टेट कोलाम। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर है कोलाम, यहाँ पर है स्टेट कोलाम, तो यानी स्टेट कोलाम ए। सीजीएस में सीजीएस लेंथ की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, तो सही ऑप्शन क्या है स्टेट कोलाम सेंटीमीटर। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये कर देती सीजीएस के जगह पर एसआई यूनिट बताओ या फिर एमकेएस यूनिट बताओ, तो हमारे पास ऑप्शन क्या सही होता कोलाम मीटर। इस क्वेश्चन का सही क्या है स्टेट कोलाम सेंटीमीटर। आप लोग कमेंट करके ये बताओगे एक स्टेट कोलाम और एक कोलाम के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आज ही किया था हमने क्लास में। विच फिनोमिना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन सा फिनोमिना बताता है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर जो एनर्जी के जो क्वांटा होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास फोटोन, तो ऑप्शन इसका था सी सही। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगला है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट इट्स मीन पोजीशन। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हम कर चुके बहुत बार। वेलोसिटी देखो उसने पूछा है एसएचएम की कब, मीन पोजीशन पर। तो मैंने तुम्हें बताया था कि v क्या होता है आपके पास ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मीन पोजीशन के लिए y कितना 0, यानी वेलोसिटी क्या मैक्सिमम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो क्या होती मिनिमम। टोटल एनर्जी अगर पूछ लेता तो क्या होती है बेटा कांस्टेंट, वो कितनी होती है हाफ ऑफ m ओमेगा ए स्क्वायर। ऐसे ही तुमसे पूछ सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0, यानी वो मिनिमम। तो ये क्वेश्चन ऐसे हम कर चुके क्लास में काफी डिटेल में। अगला क्वेश्चन है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। ये बताना है कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है, किस किस के बीच में के ओमेगा, और ये बताना है। तो डायरेक्ट आपके पास इक्वेशंस होती थी, वहां से हम क्या कर सकते हैं के माइनस ओमेगा टी होता था। तो दूसरा हम कर सकते हैं के एक्स इक्वल टू ओमेगा टी, एक बार पुट करके देखोगे ऑटोमेटिक सारे रिलेशन आ जाएंगे। एक्चुअली में इक्वेशन होती है एसएचएम की। वाई को आप क्या लिख सकते हो ए साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। अगर डायमेंशन वाइज बात करें तो के एक्स की डायमेंशन ओमेगा टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए बराबर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल होते हैं उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो हमारे पास के क्या होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एक तरह से वही क्या कह दोगे वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये ऑप्शन भी सही है। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, ये भी सही है। दूसरा होता है क्या ओमेगा वी बाय के हो सकता है, देखो क्या हो गया के एक्स इक्वल टू है ओमेगा टी, एक्स बाय टी क्या होता है वी, क्या हो रहा है ओमेगा बाय के, यानी ये भी सही है। तो गलत कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या था तुम्हारे पास ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी सेम डायमेंशंस नहीं होती? तो देखो, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी यंग मॉडुलस और स्ट्रेस की तो डायमेंशन सेम होती है, तो इनकी तो सेम है। ऐसे स्पीड का और क्या मैंने अभी भी आपको बताया था, ई बाई बी में मैंने जब ये ई बाई बी किसके सी 1/√μ0 है, ये दोनों भी अगर सेम है तो ये ऑप्शन भी क्या था? सही है। टॉर्क और वर्क की होती है भाई, डायमेंशन पूछा है इसने। डायमेंशन मतलब क्या होता है कि टॉर्क तुम क्या लिखते हो? RF sin थीटा। वर्क को क्या लिख सकते हो तुम? FS cos थीटा। इनके भी क्या होते हैं? सेम। लेकिन प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंटम की डायमेंशन सेम नहीं होती। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था? डी सही। कर लोगे? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू। तो बेटा ये टॉपिक भी आपका क्लास में हुआ था। P एक्सेस सोप के केस में मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका 4T/r। T जहां पर क्या है? सरफेस टेंशन। और आपको ये भी बताया था ये तो है सोप के केस में। बबल के केस में P एक्सेस क्या बन जाता है? तब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रहता है r के, लेकिन यहाँ पर 4 की जगह पर क्या आता? 2। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा? 1/r। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, एंट्रोपी चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो देखो, जो ds होता है वो होता है आपके पास dq/t, यानी मेरे पास dq होता है हीट का चेंज, t क्या है? टेम्परेचर। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हीट ट्रांसफर या फिर हीट चेंज के ऊपर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सही स्टेटमेंट क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट सही होगी? तो देखो, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिजल्ट इन डिक्रीज टोटल एंट्रोपी। सिंपल सी बात है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। उसने क्या कहा था? आपका जो यूनिवर्स है एक तरह से वो क्या करता रहता है? एक्सपेंड करता रहता है। तो जो ओवरऑल जो एनर्जी होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वो क्या रहेगी? इंक्रीजिंग। तो इसका ऑप्शन क्या होना था? सी सही। अगला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एक मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहा है? ए स्टोन इज टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। कितना है? 2 मीटर, मतलब उसका आर दे दिया तुम्हें 2 मीटर। एंड देन रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड। देखो यूनिट से समझ जाओ, रेडियन पर सेकंड। अब डी थीटा बाई डी टी है क्या? इसका मतलब ओमेगा दे दिया तुम्हें, कितना? 10 रेडियन पर सेकंड। क्या पूछा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है, यानी तुम्हें एसी बताना है क्या होता है। वो क्या होता है? VC/R, V²/R। इसी को तुम और क्या लिख सकते हो? ω²R। बस वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। करो फटाफट। कितना आ जाएगा आप लोगों के आंसर जब कैलकुलेशन करोगे? ω²R। तो आप लोगों के पास जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल करना था, ω²R की बस कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज। तो पॉइजन जो रेशियो होता है इसको डिफाइन करते हैं क्या? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसका ऑप्शन ए ही सही था। सिंपल लाइन है, सिंपल डेफिनेशन थी, कोई दिमाग इतना लगाना नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन ही था जो डायरेक्ट सही है, तो बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगला आता है आपके पास एक स्फेरिकल जो मिरर का जो फॉर्मूला होता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, उसने डिस्टेंस दे रखा है u, इमेज का डिस्टेंस दे रखा है v, फोकल लेंथ दे रखी है मिरर की f, अप्लाइड टू ए प्लेन मिरर बहन। तो आपको पता होना चाहिए जो प्लेन मिरर है वो स्फेरिकल मिरर का ही एक स्पेशल टाइप है। होता कब है? जब फोकल लेंथ इंफिनिटी को क्या करती है? अप्रोच। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? इसका ए सही। तभी तो आप लिखते हो ना r इंफिनिटी प्लेन मिरर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग पार्टिकल
डज नॉट वर्क ऑन इट, इट कैन बी नेसेसरी इन्फर। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कि एक कांस्टेंट फोर्स तो लग रहा है भाई, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, तो आपको पहले तो काम का फॉर्मूला पता हो। इट कैन बी नेसेसरी इन्फर दैट, कि इसका मतलब क्या नहीं हुआ होगा उसके अंदर। क्या कह सकते हैं हम, उसके काम को अगर तुम कहोगे कि हमारे पास 0 होना चाहिए था वर्क है, तो इसका मतलब 100% आपके पास क्या हो रही है कि चेंज इन जो वेलोसिटी रहा होगा वो क्या रहा होगा, 0। क्योंकि वेलोसिटी में अगर कोई चेंजमेंट नहीं हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने कोई भी काम उसके ऊपर नहीं हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि क्या है, वॉल्यूम occupied by a given mass of a gas at 298 Kelvin is 25 ml। यानी आपको वॉल्यूम दे दी कितनी, 25 ml। टेम्परेचर आपको दे रखा है 298 केल्विन। प्रेशर आपको दे दिया आगे 1 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 है, तो मतलब क्या हो गया, आपको P2 दे दिया 1.25, आपसे V2 पूछ लिया। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का कांस्टेंट है, तो प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है तो P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2। जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपको कैलकुलेशन करनी है, कर दोगे। तो इस क्वेश्चन का अगर आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास सही ऑप्शन होता 20 ml। ये थे आज के क्वेश्चन, और हम मिलेंगे आपसे एक और अगली सीरीज के अंदर जिसमें मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगी, उसमें भी ऐसे होंगे 20 to 25 क्वेश्चंस। थैंक यू।